सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माँ ज्ञान भारती ग्रुप ऑफ एजुकेशन अंता में आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। हम 8th क्लास में जो है चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे आज। आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। आदिवासियों ने जो है अपनी स्वर्ण युग की कल्पना किसी की, देखो आप इसमें सबसे पहले कि 1895 में बिरसा नामक के एक आदमी को, बिरसा मुंडा नाम का आदमी रहा है, आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर पठार के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। उसको देखा गया आदिवासी, उसका नाम था बिरसा मुंडा। क्या नाम था उसका? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा उसका नाम था। वो कहाँ देखा गया? छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर के पठार, तो कहाँ पर है? झारखंड के अंदर। ठीक है, आगे देखो। और उसके बाद चमत्कारी शक्तियाँ, कहते हैं कि उसके पास चमत्कारी शक्तियाँ थी। जिसके पास, बिरसा मुंडा के पास, वो सारी बीमारियों को दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था, ऐसा मानना था आदिवासियों का। बिरसा ने खुद ये ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और दीकुओं का मतलब बाहरी लोगों, दीकुओं से तात्पर्य क्या है? ध्यान दीजिए, दीकुओं से मतलब है बाहरी लोगों, बाहरी लोगों से। दीकुओं किसे संबोधित करता था? बाहरी लोगों से। दीकुओं से तात्पर्य है बाहरी लोगों से। देखो आगे कि गुलामी से आजाद कराने के लिए भेजा गया है। किसको? बिरसा मुंडा को, ऐसा उसका मानना था। देखो आगे, कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे, क्योंकि उसको लोग है ना जानकार समझने लगे। आदिवासी उसको क्या मानने लगे? जानकार, और भूत भविष्य की जानकारी लोगों को बताने लगा। ठीक है, उसे भगवान मानते थे। उसे यकीन था कि वो उनकी समस्याएं क्या करेगा? दूर करने लगेगा। ठीक है, बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। एक प्रजाति है झारखंड की, मुंडा। तो मुंडा जो प्रजाति है, जाति है, उसके अंदर उसका जन्म हुआ था, इसलिए उसको बिरसा मुंडा कहा जाता है। ठीक है, मुंडा एक जनजाति समूह है। मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर के पठार पर क्या करती है? अपना जीवन यापन करती है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी कौन कौन थे? उस इलाके में दूसरे आदिवासी भी दो प्रजातियां थी। एक थी संताल, दूसरी थी उराव। एक तो मुंडा प्रजाति थी, एक कौन सी थी? संताल, और दूसरी, पहली तो संताल, दूसरी कौन थी? उराव। ये दो क्या थी? ये भी आदिवासी जनजाति थी। ठीक है, आदिवासी जनजातियां थी ये भी। आगे देखो, ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से क्या थे? बेचैन थे। किससे क्या थे? बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी, धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था, ऐसा मानना था आदिवासियों का। तो एक तो थी मुंडा प्रजाति, जिसका तो अपने आप को, उसका नेता कौन था? बिरसा मुंडा। और दो अन्य प्रजातियां थी, एक तो संताल, एक उराव। आगे देखो, बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था, जिन्हें दीकू कहा जा रहा था? दीकू किसके लिए कहा गया? मैंने आपको बता दिया, बाहरी लोगों को, जो अंग्रेज जिनको कहे गए, आदिवासी उनको क्या कहते थे? दीकू कहते थे। ठीक है, बाहरी लोग, देखो बिरसा किन समस्याओं का हल करना चाहता था जिन्हें दीकू कहा जा रहा था? ये बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर क्या करेंगे? विचार करेंगे। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था, मतलब 7th क्लास के अंदर। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा क्या की जा रही थी? निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। ठीक है, इनकी आदिवासी, उनका कस्टम और उनका ट्रेडिशंस क्या था? डिफरेंट था इनसे, ब्राह्मणों से। ठीक है, इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते थे। एक कबीले के लोग सारे लोग कुटुंब से बंधनों में बंधे होते थे। एक कबीले के लोग, कुटुंब का मतलब
उनका जो परिवार था उनमें आपस में क्या हो रहे थे, बंधे हुए थे। लेकिन इनका यह मतलब भी नहीं कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। ठीक है, आगे देखो, जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। अब उनका जीवन यापन किस तरह का था जनजातीय समूह। देखो आप 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में क्या थे, सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। ठीक है, कुछ लोग क्या करते थे, आदिवासी झूम खेती। अब देखो इसमें पढ़ते हैं हम, उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतु खेती को कहा जाता है। झूम खेती किसको कहा जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। झूम खेती घुमंतु खेती को कहा जाता है, मतलब एक साल या एक फसल यहाँ हुई, दूसरी फसल अन्यत्र जाकर। तो झूम खेती किसको कहते हैं, झूम खेती मतलब घुमंतु खेती, घुमंतु खेती। आगे देखो, झूम खेती घुमंतु खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग, आगे देखो कौन लोग, आदिवासी लोग। ये लोग जमीन पर धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे। क्या करते थे, जमीन पर, क्योंकि वहाँ बहुत घने बसे हुए जंगल हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, तो जमीन पर धूप लाने के लिए उनकी जो है टहनियाँ काट देते थे। ठीक है, देखो धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उनकी घास फूस जलाकर क्या कर देती है, आदिवासी साफ कर देते। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर क्या कर देते थे, छिड़क देते थे। आगे देखो, इस घटना में इस राख में जो है पोटास होती है। राख में क्या होती है, पोटास होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को क्या करते थे, खुरच देते थे। ठीक है, वे खेतों को जोतने और बीज रोपण की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेरे देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसको काटकर दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। ठीक है, मतलब एक बार फसल तैयार होने के बाद वो नई जगह जाकर, है ना, नए स्थान पर जाकर उसी प्रकार उसी प्रक्रिया करते थे। वो पेड़ों के ऊपर की टहनियाँ काट देते थे ताकि जो है सूर्य का प्रकाश जमीन पर आ जाए और नीचे का घास फूस जलाकर जो राख पैदा होती थी उसमें जो है पोटास पाया जाता था, तो वो भूमि क्या हो जाती थी, उपजाऊ हो जाती थी। ठीक है, अब फसल काटने के बाद जो है दूसरी जगह पर चले जाते, इसलिए घुमंतु कहते थे उनको। ठीक है, जहाँ से उन्होंने अपनी अभी फसल काटी थी वो जगह कई साल तक पड़ती पड़ी रहती थी। क्या पड़ती का मतलब, उस पर दोबारा फसल नहीं करते थे वो। ठीक है, घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों को की जिंदगी जंगलों में बेरोक-टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतु खेती करते थे। क्या करते थे, इसी तरह से घुमंतु खेती करते थे। देखो आप, कुछ शिकारी और संग्राहक थे। कुछ तो क्या थे, शिकारी और संग्राहक थे। संग्राहक मतलब इकट्ठे करने वाले। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादकों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। क्या करते थे वो, पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादक जानते हो आप, उनको इकट्ठा करके क्या करते थे, वो फसल पैदा करते थे। ठीक है ना, आगे देखो, वन्य उत्पादकों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। किस तरह का एक समुदाय था, उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला कौन सा समुदाय, खोंड समुदाय। ठीक है, उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय उसी तरह का एक समुदाय था। उस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे। खोंड समुदाय के लोग क्या करते थे, है ना, बाहर निकल जाते थे। आगे देखो, और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों में मिले फल और जड़ें खाते थे। ठीक है, खाना पकाने के लिए साल और महुआ के बीजों का इस्तेमाल करते थे। क्या करते थे, खाना पकाने के लिए उनके बीजों का उपयोग करते थे। ठीक है, किनका, साल और महुआ के बीजों का।
इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुए चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में, है ना, स्थानीय बाज़ारों में क्या करते थे, वो बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े देखो, खाना पकाने के लिए साल और महुआ के बीज उसका तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वो बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। कौन? आदिवासी लोग, संताल और खोंड लोग। देखो आगे, इकट्ठा कर चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेचते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलास, ये पादप हैं, कुसुम और पलास के फूलों की जरूरत होती थी, वे खोंड समुदाय के लोगों से ही क्या करते थे, कहते थे। खोंड समुदाय के लोग क्या करते थे, इन पौधों से जो है वो निकालते थे। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों को अदला बदली के काम चल जाता था। वे अपनी कीमती वन उत्पादकों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का क्या करना पड़ता था, सहारा लेना पड़ता। ठीक है, उनमें से कुछ लोग आसपास के गाँव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे, खेती और मजदूर थे, मतलब खेतों में काम करने वाले। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों की मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। ठीक है ना, मजदूरी के लिए। आगे देखो, लेकिन उनमें से कुछ बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बेगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बेगा खुद को जंगल की क्या मानते थे, अपने आप की संतान मानते थे जंगल की, जो केवल जंगल की उपज का पर ही जिंदा रह सकती थी। मजदूरी करना बेगाओं के लिए क्या थी, अपमान थी। इन चीज़ों के आसपास पैदा नहीं होती थी। उन्हें शामिल करने के लिए आदिवासियों की खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इनकी वजह से वे कभी कभी व्यापारी और महाजनों पर क्या हो जाते थे, आदिवासी आश्रित हो जाते थे। ठीक है, व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को क्या देते थे, कर्जा देते थे, लेकिन उनका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार में वाणिज्य और आदिवासियों को कर्ज और गरीबों के लिए क्या करना पड़ता था, ढकेल देते थे। कौन? महाजन वर्ग। लिया जाए, ये महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों में जड़ मानते थे। ठीक है ना। अब हम बाद में पढ़ते हैं, कुछ जानवर पालते थे। कौन? आदिवासी।